नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तुरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आपको मालूम है कि महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी के जो मुख्यमंत्री है, शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे वैसे तो सार्वजनिक जीवन में बहुत कुछ करती नहीं, दिखाई भी नहीं देती। हाँ, बीच बीच में उनका नाम खबरों में होता है कि इन्होंने वो किया, उन्होंने वो किया, वरना वो राजनीति में कहीं दिखाई नहीं देती, यानी खबरों में नहीं रहती। हाँ, कोई बड़ा फंक्शन हो, कोई बड़ा समारोह हो तो उसमें दिखाई देगी, लेकिन जो राजनीतिक गतिविधियाँ होती है या कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है तो उसमें रश्मि ठाकरे नहीं दिखाई देती। बीच बीच में हमने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, उनकी पत्नी के बारे में भी कुछ खबरें बनी थी, आई थी, लेकिन उद्धव ठाकरे की जो पत्नी है उनके बारे में हमें खबरें नहीं मिलती या खबरें नहीं दी जाती, या वो कंट्रोवर्सी से खुद को अलग भी रखती होगी। अंदरूनी मामला क्या है पता नहीं। हाँ, कुछ लोग बोलते भी है कि असलियत में शिवसेना का कारोबार तो खुद रश्मि ठाकरे ही चलाती है। ये बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन हम अगर ढंग से देखें या बारीकी से देखें तो शिवसेना से उनका रिश्ता जो है वो पति के नाते है, क्योंकि उनके पति ही पक्ष के प्रमुख है और पक्ष का जो माउथ पीस है, मुखपत्र है, सामना, उसकी संपादिका करके उनका नाम लगा है। ये बातें अगर हम अलग रखें तो रश्मि ठाकरे खबरों में नहीं रहती, लेकिन इसलिए शायद होगा कि बाकी सब जो झगड़े महाराष्ट्र के राजनीति में चल रहे हैं उसमें बहुत सारे लोगों के नाम आते हैं। आदित्य ठाकरे का आता है जो मुख्यमंत्री के बेटे हैं और खुद एक मंत्री है। युवा सेना जो शिवसेना की एक शाखा है उसके वो अध्यक्ष है। या अभी भी अयोध्या में आदित्य ठाकरे जाएंगे, ये खबरें आती है। उद्धव और आदित्य ठाकरे ये दो व्यक्ति छोड़े तो ठाकरे फैमिली के बारे में राजनीति में खबरें नहीं होती। उद्धव जी का छोटा बेटा है तेजस, उसके बारे में भी बहुत सारी बातें नहीं आती, लेकिन पिछले 2 महीने आहिस्ते आहिस्ते उनकी फैमिली या परिवार की बातें खबरों में आना शुरू हो गया है। जो भ्रष्टाचार के मामले हो, घोटाले के मामले हो, इस पर आरोप होती है, चर्चा होती है, तो उसमें ये नाम आने लगे ठाकरे परिवार के, और उसमें रश्मि ठाकरे का भी मामला आ गया है। और अकेले रश्मि ठाकरे नहीं तो उनके भांजे हैं वरुण सरदेसाई, उनके भाई है श्रीधर पाटणकर, इन पर भी आरोप हो गए। श्रीधर पाटणकर जो है उनकी कुछ प्रॉपर्टियां ईडी ने जब्त भी की है। तो इसी संदर्भ में रश्मि ठाकरे का नाम बार बार सामने आ जाता है, खबरों में आ जाता है, लेकिन वो पॉलिटिकली नहीं था। और बीजेपी ने भी मानो पिछले 1 साल से किरीट सोमैया हो, आशीष शेलार हो या और जो बीजेपी के नेता है, उन्होंने शिवसेना पर, महाविकास आघाड़ी पर जो जो आरोप लगाए, उस आरोपों में रश्मि ठाकरे का नाम नहीं आया, लाया नहीं गया या रोका भी गया शायद। मेरा ख्याल है कि किरीट सोमैया ने एक बार कहीं आरोपों में 4-5-6 महीने पहले बोला भी था कि मुंबई के नज़दीक रायगढ़ ज़िले में कोई प्लॉट से कुछ, और उस प्लॉट के जो लेन देन हुई है उसमें कुछ धांधली है, घोटाला है, उसमें रश्मि ठाकरे का नाम आया था, लेकिन बाद में वो नाम गायब हो गया। उस पर किरीट सोमैया भी नहीं बोलते थे। अचानक ये नाम फिर से उभरा तो 15 फरवरी को, यानी 2-2.5 महीने पहले, ये नाम अचानक सामने आ गया, और वो भी कोई विरोधी पार्टी या किरीट सोमैया बीजेपी वालों ने नहीं लाया, तो खुद शिवसेना के सबसे बड़े आज के नेता जो है संजय राउत,
उन्होंने रश्मि ठाकरे का नाम सामने लाया था, क्योंकि उन्होंने जो 15 फरवरी को ईडी, सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी या किरीट सोमैया, इनके सब घोटाले सामने लाने के लिए जो एक प्रेस सभा की थी, पत्रकारों को भाषण सुनाने के लिए बुलाया था शिवसेना भवन में, जिसकी एक बड़ी इवेंट 8-10 घंटे चली थी। उसमें संजय राउत ने पहली बार रश्मि ठाकरे का नाम उछाला था। जो कोरलाइत नाम का कोई गांव है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ रश्मि ठाकरे के नाम पर कुछ भूखंड है, ज़मीनें हैं, और उसमें खरीदी में कुछ घोटाला हो गया, ऐसा आरोप जो था उसको संजय राउत ने दोहराया और फिर वो बात चर्चा में आने लगी। मतलब सीधा है कि जो बातें बीजेपी भी नहीं करना चाहती थी कि भाई परिवार को हाथ ना लगाया जाए, लेकिन जब मामला संजय राउत की अपनी बेटी या पत्नी की तरफ मुड़ने लगा तो उन्होंने जानबूझकर ठाकरे परिवार को भी आरोपों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया, जिसमें जो रश्मि ठाकरे के भैया है श्रीधर पाटणकर, उनकी कोई ठाणे डिस्ट्रिक्ट में या पालघर डिस्ट्रिक्ट में ज़मीन का मामला था, देवस्थान की ज़मीन है वो कब्जा कर दी गई, ऐसा कोई पुराना आरोप था। वो भी संजय राउत ने शिवसेना भवन की प्रेस सभा में सामने लाया और उछाला था। उसी ढंग से उन्होंने उसी प्रेस सभा में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की रश्मि ठाकरे की जो ज़मीनों का मामला था वो भी उछाला था, और उसके बाद रश्मि ठाकरे या उनके जो संबंधी है, सगे संबंधी, उन पर उंगलियां उठने लगी। अब देखिए, ये बात अब 2 महीने पुरानी हुई नहीं तो फिर से संजय राउत ने रश्मि ठाकरे को संकट में डाल दिया है, बुरी तरह से फंसा दिया, ऐसे हम बोल सकते हैं। क्योंकि 2 दिन पहले की बात है, इंडियन बार एसोसिएशन, यानी जो देश भर की वकीली पेशा करने वाले लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो हर कोर्ट में वकील काम करते हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशन है और उसका दबदबा बहुत बड़ा होता है। आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल या किसी बड़े वकील ने उस समय के चीफ जस्टिस के खिलाफ कुछ मामला उठाने की कोशिश की थी, तो उनको चुप कराने वाला भी बार एसोसिएशन था। क्योंकि कानूनी व्यवस्था जो है, यानी जुडिशियरी जो है, उसमें चीफ जस्टिस ये उसका टॉप मोस्ट आदमी, अधिकारी माना जाता है, और उस पर उंगली उठाना गलत है ये कहने के लिए बार एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी, और बाकायदा उनके सेक्रेटरी ने कपिल सिब्बल को वगैरह चुप किया था। तो इतनी बड़ी ताकतवान जुडिशरी की ये संगठन है जो न्यायालयीन प्रक्रिया में जिसका दबदबा चलता है। तो उसी इंडियन बार एसोसिएशन, किसी को कहीं उसको बार काउंसिल बोलते हैं, अलग अलग इलाके के यानी राज्य के जो हाई कोर्ट है, वो उस हाई कोर्ट के वकील और निचली कोर्ट के सब वकील जो होते हैं वो उसके सदस्य होते हैं, और उनका एक ऑर्गेनाइजेशन रहता है। उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज भी मानते हैं। तो ऐसे बार एसोसिएशन के एक बड़े वकील ने अपनी संस्था की ओर से, यानी बार काउंसिल या बार एसोसिएशन की ओर से एक याचिका हाईकोर्ट में दायर कर दी है, जो असल में संजय राउत के खिलाफ है। लेकिन संजय राउत के साथ साथ उसमें और 3 लोगों को लपेटा गया है। उसमें एक तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे है, दूसरे उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे है, और तीसरे महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल को भी प्रतिवादी बनाया गया। मामला ये है कि बार बार जो झूठे आरोप संजय राउत लगाते थे, या महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बीजेपी वालों को हैरान परेशान करने के लिए जो झूठे मामले दर्ज कराए गए, उस पर
जब बीजेपी का जो कोई नेता होगा वो कोर्ट में गया और कोर्ट ने उसको जमानत दी या उस पर कोई कार्रवाई न हो ऐसा दिलासा दे दिया, तो ये बार बार होता रहा, तो संजय राउत ने बोल दिया कि दिलासा घोटाला ही है। यानी भारत की जो न्याय व्यवस्था है, जुडिशियरी है, कोर्ट्स है, वो एक ही पार्टी का पक्षपात कर रही है। जो कोई बीजेपी का होगा उनको दिलासा दिया जाता है, उनको जमानत दी जाती है, लेकिन जो बीजेपी वाले नहीं है उन पर अन्याय हो रहा है। इस ढंग से संजय राउत ने जुडिशियरी के हेतु पर सवालिया निशान लगा दिया। यानी कि जुडिशियरी जो है वो मानो बीजेपी के इशारों पर चलती है, ये उनका कहना। यानी कि जुडिशियरी पर शक जताने जैसा था और वो मामला अब उड़ गया है। अब ये कैसे हुआ ये भी हमें समझना चाहिए। इन्होंने राजभवन या राज्यपाल, वो भी बीजेपी के एजेंट बनकर काम करते, ये पिछले 2 साल से बोल रहे। फिर ईडी हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, सेंट्रल की जो जांच एजेंसियाँ है उन पर भी ये बार बार आरोप लगाते रहे कि ये तो बीजेपी की शाखाएं बन गई है, ये बीजेपी की ब्रांच बन गई है। तो ये आरोप का सिलसिला जब शुरू होता है तब आपको सावधानता बरतनी हुई चाहिए, वो आप भूल जाते हो और आप मन में जो आए वो बक देते हो। तो संजय राउत की हालत ऐसी हो गई है, उनका पूरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उनको किसी को गाली देनी है तो बोलते हैं ये तो बीजेपी वाले हैं, उनको किसी के खिलाफ बात करनी है तो बोलेंगे ये तो बीजेपी वाले हैं, उनको अगर एक बात पसंद नहीं आई तो बोलेंगे हाँ ये तो बीजेपी का ही है। तो ये दिलासा घोटाला, यानी उन्होंने जो जुडिशियरी पर शक जताया है वो उसी तरीके से आगे निकल कर आया है कि हम राज्यपाल पर कुछ भी बोलेंगे, हम सीबीआई पर कुछ भी बोलेंगे, हम इस पर भी कुछ भी बोलेंगे। तो उसी फ्लो में ये बोल गए कि भाई ये भी दिलासा घोटाला है। यानी अगर बीजेपी के खिलाफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट कुछ कार्रवाई करती है तो उनको कोर्ट से जमानत मिले, ये भी पक्षपात है। इस ढंग से इन्होंने जो बात की, और सिर्फ बात नहीं की, कोई बयान दिया नहीं, तो बयान तो दिया था लेकिन उन्होंने बाकायदा सामना में उस पर एडिटोरियल लिखा। अब गड़बड़ वहाँ हो गई कि इस पर चर्चा करते करते महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटील भी बोल गए कि हाँ ऐसा लगता है, एक ही पार्टी को दिलासा दिया जाता है, जमानत दी जाती है, मेहरबानी की जाती है, तो वो भी उसमें फंस गए। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कोर्ट में क्यों जाते हो? और एक बात और है, सामना में जब लिखा जाता है वो लिखने वाला संजय राउत है, दुनिया जानती है, लेकिन कानूनी तौर पर सामना की संपादिका रश्मि ठाकरे है, जो पहले उद्धव ठाकरे हुआ करते थे और उससे भी पहले बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने इसलिए उस पर संपादिका करके नाम रश्मि ठाकरे का लग गया या लगाया गया। और अब इस मामले में बार काउंसिल ने जो याचिका फाइल की है उसमें अपने आप संजय राउत का तो नाम आएगा, क्योंकि वो तो क्या बोलते हैं, कार्यकारी संपादक है, एग्जीक्यूटिव एडिटर है। लेकिन जो एडिटर है, पब्लिशर है, उसको भी लीगली जिम्मेदार माना जाता है। इसलिए इस याचिका में रश्मि ठाकरे को प्रतिवादी बनाया गया है और जो जिक्र या जो बयान दिलीप वळसे पाटील ने दिया इसलिए वो भी फंस गए, लेकिन वो अपने खुद के बयान से फंसे। संजय राउत अपनी लिखने के कारण और बयान के कारण फंसे, लेकिन बेचारी रश्मि ठाकरे या उद्धव ठाकरे क्यों फंसे कि उन्होंने गलत इंसान को अपना एग्जीक्यूटिव एडिटर बनाया है, इसलिए ये फंस गए। कोई जिम्मेदार एडिटर रखते तो ऐसी बातें नहीं लिखी जाती। और ये कोई पहली बात नहीं है, इसके पहले बहुत बार बाला साहब जब थे उस वक्त भी सामना पर बहुत सारे मामले दर्ज हुए थे, उनको भी कोर्ट जाना पड़ा था। और मेरी याद में
एक कुछ ऐसा ही मामला था कोर्ट की अवमानना का, और उस पर नागपुर के हाईकोर्ट खंडपीठ में डिवीजन बेंच में बाला साहब के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और उनको 1 लाख से ज़्यादा कुछ जुर्माना भरना पड़ा था। और उस वक्त मुझे अगर मेरी याद सही है तो उस वक्त बाला साहब की तरफ से शरद बोबड़े उनके वकील बनकर खड़े हुए थे, जो अभी अभी कुछ 1 साल पहले देश के सरन्यायाधीश करके रिटायर हो गए। मामला वो नहीं है, मामला ये है कि संजय राउत ने फिर से अपने बयान से नहीं बल्कि लिखने से रश्मि ठाकरे को बुरी तरह से फंसा दिया है। अब ये बात होगी कि कोर्ट की अवमानना होती है तो आपको कोर्ट दंडित कर सकता है, क्योंकि आपने जो निकल कर आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, कोर्ट जो वर्डिक्ट देती है उस पर उसके खिलाफ नहीं बोला है, आपने उसके हेतु पर शक जताया। इंटेंशन कोर्ट का या जुडिशरी का इंटेंशन गलत है, वो एक पार्टी को झुकाव देता है, इसका मतलब आपने पूरी जुडिशरी पर शक जताया है, उनके हेतु पर, इंटेंशन पर, कि ये एक पार्टी को ही बंधी हुई ऑर्गेनाइजेशन लगती है। इस ढंग का जो लिखा हुआ एडिटोरियल है, इससे ये मतलब निकला है। तो बात ये कि संजय राउत ने अपने बड़बोलेपन से रश्मि ठाकरे को फिर से फंसा दिया और बुरी तरह से फंसा दिया है। इनको तो माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी, लेकिन दंडित भी किया जा सकता है। और अगर इस ढंग से आप जुडिशरी पर बातें करते रहो तो आपके बारे में जुडिशरी का एक दुराग्रह खड़ा हो जाता है। मामला ये है कि आप झूठे तरीके से और झूठे आरोपों में किसको फंसाओगे, तो वो तो कोर्ट में जाएगा खुद के बचाव के लिए, और खुद के बचाव के लिए जाएगा तो उसको कोर्ट को न्याय देना पड़ेगा। अब देखिए, जो सरकार में ये बैठे हैं, महाराष्ट्र में जो सरकार है, वो अगर बीजेपी के लिए पक्षपात करती होती तो ये सरकार तक नहीं बनती। ये भूलते हैं कि जब अजित दादा पवार और फडणवीस की 80 घंटों की सरकार बनी थी तो उस बारे में यही लोग कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था कि भाई हेड काउंटिंग से तय हो कि किसके पास मेजॉरिटी है। अगर इस ढंग का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया होता तो वो सरकार चल जाती। अगर जुडिशरी बीजेपी की पक्षपाती होती तो वो सरकार के खिलाफ या वो सरकार को संकट में लाने वाला जजमेंट नहीं आया होता, और वो जजमेंट आया तो वो सरकार हार गई, गिर गई। और इसी के कारण से ये जो महाविकास आघाड़ी सरकार बनी, ये सबसे बड़ी मेहरबानी सुप्रीम कोर्ट की है, जुडिशरी की है। जुडिशरी पक्षपात नहीं करती, इसी कारण से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार बनी। लेकिन इनके बड़बोलेपन के सामने कौन सच्चा कौन झूठा, ये बोलते मैं बोलता हूँ वही सच है, बाकी सारे झूठ है। रहने दो दोस्तों। एक बात तो साफ है कि फिर एक बार संजय राउत ने रश्मि ठाकरे को बुरी तरह से फंसा दिया है। देखते हैं अभी ये जो मामला है वो सुनवाई के लिए आएगा तब क्या होता है। अभी के लिए यही रुकता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।